Yes. Today we will revise chapter of geography, human settlement, transport, and communication. So first is, what do you mean by settlement? Settlement is a place where people build their houses. It is of two types, permanent settlement and temporary settlement. When people live permanently in their homes, that is known as permanent settlement. हमारी permanent settlement है. And when people do not live permanently, they move from one place to another, and that is known as temporary settlement. आपने कई बार रोड साइड पे ये जो बंजाराज हैं इनको देखा होगा, टेंट हाउसेस में ये लोग रहते हैं एंड देन मूव टू अदर प्लेस. जब उनका कुछ भी अपने बिजनेस वे से आते हैं, अपना काम के लिए आते हैं, जब उनका वो पर्पस सॉल्व हो जाता है देन दे मूव टू अदर प्लेस. तो दैट इज नॉन परमानेंट सेटलमेंट, टेम्परेरी सेटलमेंट. तो सेटलमेंट इज द प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर हाउसेस टू लिव. दो तरह की है, कौन कौन सी? परमानेंट एंड नॉन परमानेंट या टेम्परेरी सेटलमेंट. ठीक है. नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. आपको कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताने हैं, आप रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज. रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज. आप एग्जांपल बताना चाहते हो, देन इट डिपेंड्स अपॉन योर विश. इट्स नॉट टफ टॉपिक, तो यू कैन डू इट योरसेल्फ. 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट्स वेरी इजी. फर्स्ट स्टैंडर्ड के लेवल का क्वेश्चन है वैसे मैं बोलूँ तो. 4 means of transport, roadways, railways, airways and waterways are the 4 major means of transport. अगर हाँ इसमें से मैं पूछ लूँ which is the cheapest means of transport, तो that is rail. waterways भी है, railways को भी कह सकते हो. अगर आप, अगर मैं पूछूं fastest means of transport, तो आप कहोगे airways. airways is the fastest means of transport. अब ये आपको पूछा जा सकता है, no problem, it's not given at the back of the book. ये तो कोई पूछने से रहा कि write 4 major means of transport. ये तो आपके लेवल का है ही नहीं है ना, ये तो छोटे बच्चों का. आपको ये पूछा जा सकता है विच इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सप्लेन. तो एयरवेज इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. क्यों? क्योंकि पीपल कैन रीच टू अदर कंट्री विद इन फ्यू आवर्स. कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हैं. और फिर आप ये भी कह सकते हो बट इट्स एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव है. एयरवेज इज द एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना. everyone can't afford it. हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता. तो रेलवेज, रेलवेज को अफोर्ड कर सकते हैं लोग बिकॉज इट इज चीपेस्ट. तो थ्रू रेलवेज पीपल कैन गो टू far away places. It's comfortable means of transport also. And railways can carry goods. आपने goods train देखी होंगी. It's easy to carry goods and people from one place to large number of people and goods from one place to another. गुड्स ट्रेन देखी होंगी आपने, जिसको मालगाड़ी भी बोलते हैं, है ना. तो रेलवेज कंफर्टेबल, इज कंफर्टेबल टू ट्रेवल बाय रेलवेज टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. अगर दूर दूर जाना है तो रोडवेज से कहीं ना कहीं लोग रेलवेज को प्रेफर करते हैं. ठीक है. रोडवेज को हम कई बार कहते हैं कि सेफ भी नहीं होता, फिर कई बार हम कहते हैं जो ज्यादा वो भी नहीं होता, कंफर्टेबल भी नहीं है. रोडवेज में आप थक जाते हो कहीं ना कहीं. रेलवे इज द कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इट्स इजी टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस through railways, and railways carry large number of people and goods from one place to another. तो इस वे से आप रेलवेज के बारे में बता सकते हो. रोड के आप यूजेस बताओ रोडवेज के, कि आप बताओ डोर टू डोर. इट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज, है ना. आप घर से एक स्कूल आए हो तो आपको कौन सा ट्रांसपोर्ट आपके लिए ज्यादा इजी है? रोडवेज. आप ना तो रेलवेज यूज करोगे, ना एयरवेज, ना वाटरवेज. आपका कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप यूज करके आओगे? रोडवेज, है ना. घर से स्कूल, स्कूल से घर, कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? रोडवेज. तो इट मीन्स इट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज. एंड नैरो प्लेसेस, जो भी जैसे चंद्र के अटारी बाजार में है, वहां पे कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूजफुल? रोडवेज, है ना. तो इस वे से आप बताओगे रोडवेज का कि इट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज, इजी टू कैरी गुड्स टू नैरो मार्केट्स आल्सो, है ना. थ्रू रोडवेज people can carry goods to narrow markets also. ठीक है. तो it's easy to cover short distances. It helpful to cover short distances. आपने अपने फ्रेंड के घर जाना है तो आप रोडवेज को ही यूज करोगे. easy to cover short distances. रेलवेज का मैंने बोला easy to cover
लॉन्ग डिस्टेंसेस, रेलवेज, रोडवेज में आपका नो डाउट आप रोडवेज में भी लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए जाते हो, बट आपके लिए अगर बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है तो यू विल यूज रोडवेज आप ये वाले मीन्स यूज करोगे, थ्रू योर एक्टिवा और योर कार यू कैन गो। तो नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, डिफाइन कम्युनिकेशन। अगर ये आ जाए तो सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस is called communication. Sending and receiving, the process by which we can send messages to large number of people is called, उसको क्या कहेंगे, mass communication. By which we can send messages to large number of people is called mass communication. अब mass communication में क्या क्या आता है, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, बुक्स एक्सेट्रा. And process by which we can send messages to an individual is called पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फ्रेंड आउट ऑफ कंट्री है एंड यू वांट टू टॉक टू हिम, आप उससे बात करना चाहते हो तो यू विल यूज योर फोन, मोबाइल, आप बात कर सकते हो. इट इज द क्विकेस्ट, आप इमीडिएटली यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री थ्रू टेलीफोन्स. तो इट मीन्स हम ये कहेंगे कि उस इंडिविजुअल को अगर मैसेज भेजना है तो वी कैन यूज क्या क्या यूज करेंगे, लेटर, टेलीग्राम, टेलीफोन, दीज आर द पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अगर मैं बोलूँ मास कम्युनिकेशन तो उसके लिए आप बोलोगे रेडियो, टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर्स. तो दिस इज अबाउट मास कम्युनिकेशन एंड पर्सनल कम्युनिकेशन. तो नेक्स्ट इज, इसके बाद हम करते हैं मास मीडिया में भी आप यही बताओगे, थ्रू विच messages can be sent to large number of people. For example, television, radio and newspaper, है ना? हाँ, by which messages can be sent to the large number of people at same time. ठीक है. तो next is two types of desert पूछे जाएं तो आपने बताना है there are two types of, कौन से? No, you will not write Sahara desert, you will write hot desert and cold desert. हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट. अब मैं पूछूं विच इज द हॉट डेजर्ट तो आपने कहना है सहारा. कोल्ड डेजर्ट लद्दाख. ठीक है. विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड तो आपने कहना है सहारा डेजर्ट. अब मैं पूछ रही हूँ विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड तो आपने कहना है नाइल. अब मैं पूछ रही हूँ विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, अमेजोन. तो ये चीजें लर्न रखनी है, डिफरेंशिएट. ये ना हो जाए अमेजोन आपकी लॉन्गेस्ट रिवर हो जाए और नाइल आपकी लार्जेस्ट, दैट इज रॉन्ग. Amazon is the largest river, whereas Nile is the longest river. Learn it, okay? Sahara is the largest desert and hottest desert in the world. Sahara lies in, batana which continent? Africa. And in which part of Africa? Northern Africa में कौन सा desert है? Sahara desert. Sahara desert lies in the north of Africa. It is the hottest desert. And यहाँ पे जो लोग हैं, है ना, वो कौन है? Tribals, Tuaregs and Bedouins. And Tuaregs and Bedouins, these are the tribals who live in Sahara desert. तो इसके बाद आपको याद रखना है नेक्स्ट इज कोल्ड डेजर्ट, दैट इज लद्दाख. लद्दाख लाइज इन, वेरी गुड, ग्रेटर हिमालयाज. लद्दाख लाइज इन ग्रेटर हिमालयाज. अगर मैं कॉन्टिनेंट पूछ लूँ तो एशिया, वेरी गुड. It lies in Asia, in Greater Himalayas. Which is the capital of Ladakh? Leh. Leh is the capital of Ladakh. And majority of the people who live in Ladakh are Muslims and Buddhists. So that's why there are various Buddhist monasteries. फिर आपको ये भी बताना है कि लद्दाख जो है ना, that is famous for tourism. बहुत से टूरिस्ट विजिट करते हैं लद्दाख. अब क्यों, वाई, अब पेपर में आ जाए वाई टूरिस्ट विजिट लद्दाख, टूरिस्ट लद्दाख में क्यों जाते हैं, तो आपको ये बताना है टू यू एंजॉय सीनिक ब्यूटी. एक तो उनको अट्रैक्ट करती है वहाँ की सीनिक ब्यूटी. फिर आपने कहना है क्लाइमेट ऑफ लद्दाख आल्सो अट्रैक्ट टूरिस्ट. एंड नेक्स्ट आप ये भी बता सकते हो ड्यूरिंग विंटर सीजन, विंटर में दीज लद्दाखी पीपल सेलिब्रेट वेरियस एक्टिविटीज and they engage themselves in various activities and tourists visit Ladakh to enjoy those activities. वो उन एक्टिविटीज को एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं. Tourists visit Ladakh to enjoy, to see the glaciers, and various Buddhist tourists also visit Ladakh to pay their homage to their monasteries. वो monasteries के लिए भी वहाँ पे जाते हैं. तो इस वे से आप बताओगे लद्दाख में टूरिस्ट क्यों जाते हैं. ठीक है.
हाँ जी पूछ सकते हैं, आपको लर्न करनी है, फेमस मोनेस्ट्रीज भी आप लर्न करोगे। नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक कंडीशंस, दोनों की पता होनी चाहिए, सहारा एंड लद्दाख की क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब एक मिनट, कितना इजी है क्लाइमेटिक कंडीशंस लर्न करना। सबसे पहले तो यू नो इट इज द विच इज हॉट एंड विच इज कोल्ड, तो ये चीज पता है तो आप अपने आप भी लिख सकते हो क्लाइमेटिक कंडीशन। हाउ टू राइट, नाउ लिसन। आप बताओगे सहारा डेजर्ट में सबसे पहले तो आप यही बताओगे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, इट हैज हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई। उधर आप कहोगे कोल्ड एंड ड्राई, उधर कोल्ड एंड एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई, इधर आप कहोगे एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई। कितना याद रहेगा? सहारा में आप यही बताओगे ना, इट हैज एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। अब आप बताओगे ड्यूरिंग डे देयर इज अनबियरेबल हीट, अनटॉलरेबल हीट, सो डेज आर वेरी हॉट। फिर आप बताओगे बट नाइट्स आर कूल, नाइट्स आर कूल, इट गेट्स लिटिल रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल भी वहां पे कम होती है। ठीक, फिर आप बताओगे कि समटाइम्स टेम्परेचर रिकॉर्डेड अबव 50 डिग्री सेल्सियस, अबव 50 डिग्री सेल्सियस से भी, वो बाद में करते हैं एल-एजीजिया। तो इस वजह से आप सहारा का पहले क्लाइमेट बताओगे एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई। ठीक, ड्यूरिंग डे देयर इज अनबियरेबल हीट, नाइट्स आर कूल, इट गेट्स लिटिल रेनफॉल। ठीक, नेक्स्ट आप यही बताओगे समटाइम्स टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड अबव 50 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज अबाउट सहारा। अब मैं लद्दाख का बोलती हूँ, एक मिनट। आप बताओगे एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, फिर आप बताओगे ड्यूरिंग समर अबव 0 डिग्री, तो ड्यूरिंग विंटर -30 डिग्री एंड समटाइम्स -40 डिग्री सेल्सियस, इट लाइज इन रेन शेडो एरिया, so it gets little rainfall, only 10 centimeter annually. ठीक है, and so it has freezing cold climate at Ladakh में. So this is about the climatic conditions of Sahara and of Ladakh. तो अगर आप इस वे से लर्न करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक को आप हॉट सोच के करोगे, एक को कोल्ड सोच के करोगे, तो यू कैन राइट पॉइंट्स। नेक्स्ट इज, अगर मैं आपसे पूछूं हॉटेस्ट प्लेस in the world, Al-Azizia, and it is in Sahara Desert. अब मैं पूछ रही हूँ coldest place in the world, that is Dras, it is in Ladakh. तो आपको ये भी याद। अब मैंने एक बात बोली थी कि days are hot and nights are cool in desert. हमारे तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे तो गर्मी दिन में भी है तो रात को भी, अगर दिन में एसी चल रहा है तो रात को भी एसी चल रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो why their days are hot and nights are cool? Because of sand. अब आपने कहना है सैंड, अब ये क्वेश्चन नहीं है बैक पे, बट इट कैन बी आस्क्ड ना कि व्हाई डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कूल इन सहारा डेजर्ट, ऐसा क्यों है इतना फर्क? जो लोग दिन में बाहर भी नहीं निकलते, अनबियरेबल हीट इज देयर, एंड रात को वो लोग ब्लैंकेट लेके सो रहे हैं, है ना, ऐसा क्यों? तो आपने कहना रीजन इज सैंड, सैंड हीट्स अप क्विकली एंड कूल्स डाउन क्विकली, सो ड्यू टू दिस डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कूल इन सहारा डेजर्ट। तो ये लर्न। अब अपने आप बताओ, बोथ द डेजर्ट्स हैव स्कैंटी वेजिटेशन, अपने आप पॉइंट बन गया, दोनों डेजर्ट्स में स्कैंटी वेजिटेशन है। व्हाट्स द रीजन व्हाई स्कैंटी वेजिटेशन? अब भी तो हमने क्लाइमेटिक कंडीशंस की हैं, उसी से तो आंसर बनना है कि स्कैंटी वेजिटेशन है। सबसे पहले तो आप कह सकते हो क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण दोनों डेजर्ट्स में, आप कहोगे दोनों डेजर्ट्स, बोथ द डेजर्ट्स गेट्स लिटिल रेनफॉल, दोनों में ही रेनफॉल कम हो रही है। ठीक है, समटाइम्स ड्रॉट्स आर आल्सो अकर्ड, ड्रॉट्स आ जाते हैं कई बार क्योंकि रेनफॉल बहुत कम है। एक तो आप ये रीजन बताओगे, तभी वेजिटेशन नहीं है ना वहाँ पे, कम है। फिर आप बताओगे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है, ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन रेनफॉल इज लेस, वहाँ पे रेनफॉल कम है, तो एक तो ये रीजन। सेकंड आप सॉइल बताओगे, सॉइल इज नॉट फर्टाइल एट इन बोथ द डेजर्ट्स। इन हॉट डेजर्ट, आप हॉट डेजर्ट में बताओगे कि सॉइल इज कवर्ड, लैंड इज कवर्ड बाय लूज सैंड। In hot desert such as Sahara, land is covered by loose sand. In cold desert such as Ladakh, land is covered by snow. So soil is also not fertile. Due to these reasons, there is scanty vegetation. First is rainfall कम है दोनों जगहों पे, droughts आ जाते हैं। फिर आपने कहना है soil is not fertile. एक आपने climate को देना है blame, और एक आपने करना है soil को, कि soil ही fertile नहीं है। आप यहाँ पे फिर justify करो ना कि अगर hot desert है तो land is covered by loose sand. If
कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख है, तो लैंड इज कवर्ड बाय स्नो, so soil is also not fertile. So due to these reasons there is scanty vegetation in both the deserts. अब मैं आपसे पूछ रही हूँ लद्दाख के बारे में पूछती हूँ, मेरिनो शिप कहाँ पे पाई गई? मेरिनो, सॉरी वो वेल्ट्स की आ गई बात। अब आ जाओ आप, लद्दाखी पीपल जो है ना वो क्या होते हैं? हार्ड वर्किंग, क्योंकि एंड दे प्रेफर टू लिव इन हार्मनी विद नेचर। कहाँ पे वो? क्योंकि अपने आप को ना पीसफुल एटमोसफियर में रहना वो प्रेफर करते हैं। वो ऐसे बन चुके हैं, ऐसे एटमोसफियर में रह के वो लोग बन चुके हैं, हार्श क्लाइमेट में रहते हैं तो हार्ड वर्किंग है वो लोग। दे आर हार्ड वर्किंग पीपल एंड दे प्रेफर टू लिव इन, कहाँ पे रहना प्रेफर करते हैं? हार्मनी विद नेचर। अब आ जाओ 1 मिनट के लिए आप बैक क्वेश्चंस पे आ जाओ। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स पीपल ऑफ सहारा डेजर्ट वेयर? हैवी रोब्स, हैवी रोब्स पहनते हैं। क्यों हैवी रोब्स यहाँ पे ऐसे पहना होता है? टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डस्ट स्टॉर्म्स एंड हीट, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट एंड डस्ट स्टॉर्म्स, हैवी रोब्स पहनते हैं। तो आपको ट्रीज पूछे जा रहे हैं लद्दाख के, आपने यही बताना है पॉपुलर एंड विलोज। एंड वुड ऑफ विलो ट्रीज यूजफुल टू मेक क्रिकेट बैट्स। तो इस वजह से एंड वेरियस फ्रूट ट्रीज आर आल्सो फाउंड इन शॉर्ट समर सीजन इन लद्दाख। कौन से फ्रूट ट्रीज पाए जाते हैं? एप्रिकॉट, वॉलनट्स एंड एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स, एप्पल आर आल्सो फाउंड इन लद्दाख इन शॉर्ट सीजन। तो इस वे से आप बताओगे। एंड 1 मिनट, लद्दाख इज आल्सो नोन एज खपाचैन। तो व्हाट डू यू मीन बाय खपाचैन? स्नो लैंड। खपाचैन मीन्स स्नो लैंड। Ladakh is made up of 2 words. Law meaning mountain pass, Dak meaning country. Ladakh is made up of 2 words. Law means mountain pass, and Dak means country. Khapachan means snowland. Khapachan means snowland. So this is about Ladakh and Sahara Desert. I think इस लेसन में आपको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। तो व्हाट इज डेजर्ट? अगर ये पूछा जाए, डेजर्ट इज एन एरिया कवर्ड बाय लूज सैंड और कवर्ड बाय, आप ये भी कह सकते हो ना, क्योंकि डेजर्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स ना। डेजर्ट इज एन एरिया कवर्ड बाय लूज सैंड और समटाइम्स बाय स्नो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। फिर आप अपने वे से बता सकते हो। अब आ जाओ, there are 2 types of grasslands, temperate and tropical. And in this book, you have read only about temperate grasslands, not about tropical. Temperate grasslands के बारे में आपने इसमें पढ़ा। There are various temperate grasslands such as, मैं पहले एक बार सबके नाम बोलती हूँ। Prairies in North America, velds in Africa, downs in Australia, steppes in Eurasia, and pampas in South America. ठीक है? But in this book, you have read about only 2 temperate grasslands, prairies and velds. So first is prairies. Prairie lies in North America. Prairie lies in North America. Prairie को granaries of the world कहा गया. Why granary of the world? Because of surplus wheat is found there. वहाँ पे wheat ज़्यादा grow होती है in prairies में. Whole work in prairies done with the help of machines, such as sowing, winnowing, threshing, harvesting, each and every storing of food grains is done with the help of machines. Even milking of cow in prairies is done with the help of machines. So in prairies, farmers are very rich, and towards the western side of prairies, there is hilly area. Okay? Rocky mountains are found there, and main occupation of the people in western part of prairies is cattle rearing. Which is the main occupation of the people in western part of prairies? Cattle rearing. And various ranches are found there. Now, what are ranches? Open grassland where animals are grazed by cowboys. Open grasslands where animals are grazed by cowboys. And prairies is called the wheat bowl of the world, bread basket of the world. कोई भी लाइन आ जाए, आपने कंफ्यूज नहीं होना, अपने आप सुनो, आंसर इज सेम। मैं 3 लाइनें बोलूंगी, आंसर इज सेम। wheat bowl, bread basket, granary of the world. Answer is prairies. Wheat bowl of the world, prairie. Bread basket of the world, prairie. Granary of the world, prairies. ठीक है? अब मैं चेंज कर रही हूँ, wheat bowl of India.
नॉर्दर्न प्लेन्स। व्हीट बाउल ऑफ इंडिया कौन है? नॉर्दर्न प्लेन्स। मैंने वैसे ही पूछ लिया आपसे, नॉलेज के लिए पूछा है। आप वर्ल्ड का व्हीट बाउल पढ़ने जा रहे हो, बट अपनी कंट्री का भी पता होना चाहिए ना। वी आर लिविंग इन नॉर्दर्न प्लेन्स, तो व्हीट बाउल ऑफ इंडिया इज नॉर्दर्न प्लेन्स। वी आर लिविंग इन नॉर्दर्न प्लेन्स, तो नॉर्दर्न प्लेन्स हमारी कंट्री का व्हीट बाउल है। मैंने पूछा वर्ल्ड का व्हीट बाउल, दैट इज प्रेरी। प्रेरी इज नोन एज द granary of the world. Earlier it was grassland. Now it has become, with the coming of white settlers आए तो ये क्या बन गया? Converted to a wheat bowl. Now it has become dust bowl. From grassland now it has become a dust bowl. Dust storms आने शुरू हो गए हैं prairies में, ठीक है? ऐसा क्यों? Now the people of prairies realize their mistakes. They realize that they should not disturb the ecological balance. Because tractors change the sod into dust. इतनी मशीन्स वहां पे यूज हुई है ना, ट्रैक्टर्स ने सोड को डस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो, ये जैसे एक सोड है, ये मैं ये बोल रही हूँ जैसे एक चौक का ही पीस है, ठीक है ना। ये अभी एक, आप इसको इमेजिन करो, इट्स अ सोड, बट ये यहाँ पे ये देखो, ये डस्ट, ये डस्ट है, ये ऐसी बन गई। अब वो सोड कन्वर्टेड इनटू डस्ट, ये चीज इसमें कन्वर्ट हो जाए, सोड कन्वर्टेड इनटू डस्ट। तो ऐसी, अब तेज हवा आ जाए, ये तो उड़ने से रहा, वो 1 मिनट में उड़ जाएगी। आप पंखे चला दो, इसने अब भी उड़ जाना है सारा। तो डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन इन प्रेरीज। अर्लियर इट वाज ग्रासलैंड, अच्छी बली ग्रासलैंड थी, ग्रीनरी थी सारी, बट विद द कमिंग ऑफ व्हाइट सेटलर्स अट्रैक्ट हुए प्रेरीज की तरफ। दे कन्वर्टेड द प्रेरीज इनटू व्हीट बाउल बना, ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड बना, ठीक है। लोग फार्मर्स बहुत रिच है वहां पे, बट नो इट हैज बिकम डस्ट बाउल बिकॉज डस्ट स्टॉर्म्स हैव बिकम कॉमन इन प्रेरीज। ट्रैक्टर्स कन्वर्टेड सोड इनटू डस्ट, तो डस्ट स्टॉर्म्स कॉमन हो चुके हैं। इट्स नॉट इन योर सिलेबस, मैंने एग्जांपल के लिए बताया। नो दीज पीपल हैव रियलाइज्ड देयर मिस्टेक। अब उनको अपनी मिस्टेक रियलाइज हो रही है प्रेरीज के लोगों को, दे शुड नॉट डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस को उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। जैसे हमें अब अपनी मिस्टेक्स रियलाइज होती हैं, आप भी अब अपना कॉन्शियस रहो, जितनी प्रिकॉशंस है ले सकते हो लो, बाद में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट इज प्रेरीज के बाद आपका आ जाता है वेल्ड। अब वेल्ड अगर कहे बच्चे को पूछे ना कहाँ जाना है घूमने, प्रेरीज चलोगे कि वेल्ड, बच्चे ने कहना वेल्ड, क्योंकि वेल्ड में चीजें ही बहुत है। सबसे पहले तो वहां पे डायमंड माइन है, गोल्ड माइन है, ठीक है, गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। फिर मेरिनो शीप है वहां पे, मेरिनो वूल मिल जानी है वहां पे। इतनी वो वूल एक्सपेंसिव है ना, ठीक है, और वार्म होती है, बहुत वार्म होती है। तो आपको मैं पूछूं प्रेरी जाना है कि वेल्ड, तो 1 मिनट में बच्चे ने कहना मैं तो वेल्ड जाऊंगा, वहां पे देख के आऊंगा गोल्ड माइंस एंड डायमंड माइंस देख के आनी है मैंने। अब अपने आप सोचो, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आपको मैं डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड पूछूं, तो आपने किसको कहना है? वेल्ड। हाँ ठीक है, इट्स गुड, किम्बरले, गुड। आपने किम्बरले डायमंड माइन है, जोहान्सबर्ग गोल्ड माइन है, ठीक है। वर्ल्ड की गोल्ड कैपिटल जोहान्सबर्ग, गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज जोहान्सबर्ग। कलाहारी डेजर्ट कहाँ पे है? अच्छा, वेल्ड लाइज इन, पहले ये बताओ, वेल्ड लाइज इन साउथ अफ्रीका, वेल्ड लाइज इन, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था सहारा डेजर्ट लाइज इन नॉर्थ ऑफ अफ्रीका, वेल्ड लाइज इन साउथ ऑफ अफ्रीका। फर्क क्या दोनों में? सहारा एंड वेल्ड। सहारा इज अ डेजर्ट, वेल्ड इज अ ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है ना। तो वेल्ड लाइज इन साउथ ऑफ अफ्रीका, वेयर एज, बताओ जल्दी, सहारा नॉर्थ ऑफ अफ्रीका, सहारा इज अ डेजर्ट, वेयर एज, आप बताओ, वेल्ड इज अ ग्रासलैंड। अब मुझे बताओ कलाहारी डेजर्ट, वेरी गुड, टू द वेस्ट ऑफ वेल्ड, याद रखना है, टू द वेस्ट ऑफ वेल्ड। अब बताओ, किम्बरले इज फेमस फॉर डायमंड माइंस and Johannesburg is famous for gold mine, and Johannesburg is known as the gold capital of the world. And next is merino sheep is found in world. तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। अब एक चीज और आपको याद रखनी है, डेजर्ट्स में हमने पढ़ा, डेजर्ट्स पढ़े, ओएसिस,
ओएसिस के बारे में भी आप याद रखो, इन डेजर्ट अगर आपको पूछा जाए व्हाट डू मीन बाय ओएसिस, तो आपने कहना ग्रीन प्लेस इन द डेजर्ट इज कॉल्ड एन ओएसिस। अब बच्चा ये ना सोच के बैठ जाए कि ग्रीन प्लेस है तो ग्रीन कलर किया होगा दीवारों पे, नो, ग्रीन प्लेस मींस वहां पे ग्रीनरी है, कुछ वहां पे क्रॉप्स होंगी, प्लांट्स होंगे। ऐसा क्यों? आपने कहना है oasis is a place in the desert where underground water comes up to the surface and form big pool, and here soil is fertile and people can grow different kinds of crops here, so it is green place in the desert। ठीक है, ग्रीन प्लेस। फिफ्थ में आप पढ़ के आए हो ग्रीनलैंड, नथिंग इज ग्रीन देयर, पढ़ के आए हो ना कि वहां पे तो कुछ भी ग्रीन नहीं है, वो तो लैंड कवर्ड बाय स्नो है। ग्रीनलैंड पढ़ के आए हो, वहां पे तो ग्रीन कुछ भी नहीं है, कवर्ड बाय स्नो है। सेम एज हियर, मैं कह रही हूँ ओएसिस, तो आपने ये नहीं कहना कि वो ग्रीन लैंड ही है, ये नहीं कि ग्रीन कलर हो गया, नो। यहाँ पे आपने कहना है एन ओएसिस इज अ प्लेस इन अ डेजर्ट where underground water comes up to the surface and form big pool, and here soil is fertile। desert में यहाँ पे soil क्या होती है? near the oasis soil is, and people can grow different kinds of crops there, so we can say it the green land in the desert। हाँ हाँ दे सकती हूँ। नेक्स्ट इज, अब आप मुझे बताना, आपको मैं क्वेश्चन पूछती हूँ रिलेटेड टू लेसन ग्रासलैंड्स। चलो आप बताओ सबसे पहले मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीकन ग्रासलैंड। पहले तो साउथ अफ्रीकन ग्रासलैंड ही पहचानो, विच इज द साउथ अफ्रीकन ग्रासलैंड, प्रेरी और वेल्ड? वेल्ड। अब आप अपने आप बताओ, इतनी मैंने गोल्ड माइंस बोल लिया, मैंने किम्बरले के लिए बोला, तो माइनिंग होएगा ना मेन, मैंने मेरिनो वूल के बारे में बोला, इट मीन शीप फार्मिंग होएगा ना, है ना, कैटल रियरिंग भी होएगा, और बताओ, वेरी गुड, डेयरी फार्मिंग होएगा, अगर कैटल रियरिंग है तो डेयरी फार्मिंग भी होएगा, है ना। तो आप ऑक्यूपेशन को बिना बुक से लर्न के लिख सकते हो, क्योंकि यू नो इट वेल, वहां पे माइंस है, तो माइनिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। फिर आप कह सकते हो कि वहां पे कैटल रियरिंग है, कैटल रियरिंग है तो डेयरी फार्मिंग इज आल्सो अनदर ऑक्यूपेशन। फिर आप और क्या बता सकते हो? शीप फार्मिंग, है ना। फिर आप ये भी बता सकते हो कि ये जो वेल्ड है कनेक्टेड विद ट्रेड रिलेशंस है इसके, किसके साथ? दूसरी कंट्रीज के साथ, तो ट्रेड एक्टिविटीज है, पीपल आर आल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस ट्रेड एक्टिविटीज। जहां पे गोल्ड माइंस होंगी, डायमंड माइंस होंगी, वहां पे ट्रेड रिलेशंस तो होंगे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के, ब्रिटेन के साथ है, it has great trade relations with Britain and many people are involved in trade activities। वहां पे ट्रेड एक्टिविटीज में भी लोग इन्वॉल्व हैं, तो दीज आर द ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल इन वर्ल्ड। अगर मैं आपको चेंज करके पूछ लूं, राइट द, नहीं है बुक में, बैक पे नहीं है क्वेश्चन, बट इट कैन बी आस्क्ड, राइट द ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल इन द प्रेरीज, तो यू कैन गिव मेन आंसर इज एग्रीकल्चर, क्योंकि प्रेरी इज द व्हीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड, तो आप एग्रीकल्चर को नंबर 1 दोगे। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। फिर सेकंड नंबर पे आप कहोगे इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेरीज देयर आर रेंचेस, वहां पे रेंचेस है ना, तो आप कहोगे कैटल रियरिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेरीज। अब फिर कैटल रियरिंग आ गई तो डेयरी फार्मिंग इज अनदर ऑक्यूपेशन, एंड देयर आर सम मिनरल्स आल्सो फाउंड इन प्रेरीज सच एज कोल है वहां पे, है ना। तो आप कहोगे कि प्रेरीज के लोग भी जो है ना, दे आर इन्वॉल्व इन माइनिंग, वहां पे माइनिंग भी है एंड इंडस्ट्रीज भी हैं, देयर आर सम इंडस्ट्रीज, एंड इंडस्ट्रीज में भी लोग वर्क करते हैं, पीपल वर्क इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइज एरिया, वो इंडस्ट्रियलाइज रीजन बन चुका है प्रेरी, बिकॉज देयर आर वेरियस माइंस, वेरियस मिनरल्स पाए जाते हैं, वेरियस मिनरल्स आर फाउंड इन प्रेरीज एंड पीपल आर इन्वॉल्व इन industrial work also there, it is now it has become an industrial region also, but prairies में आप नंबर 1 पे जो ऑक्यूपेशन लिखना, दैट इज एग्रीकल्चर, फिर कैटल रियरिंग वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेरीज में, फिर आपका डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग के बाद आप माइनिंग पे आ जाओ, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स प्लीज रीड दीज टॉपिक्स।